हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों स्वतंत्रता की कोटि के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोगों ने चर्चा किया था और उनकी स्वतंत्रता की कोटि विभिन्न परमाणविक निकाय के संबंध में हम लोगों ने ज्ञात किया था बच्चों। तो चलिए आज उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बच्चों की स्वतंत्रता की कोटि में ऊर्जा का विभाजन जो है किस प्रकार किया जाता है ना। तो यहाँ पर मैं टॉपिक्स लेकर के आया हूँ कि ऊर्जा का समविभाजन। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं बच्चों कि किसी भी गतिक निकाय, चाहे वह एकल परमाणविक हो, चाहे वह द्विपरमाणविक हो, चाहे वह त्रिपरमाणविक सिस्टम हो, निकाय हो, तो सभी निकायों में स्वतंत्रता की कोटि जो जितनी भी होती है उसमें ऊर्जा जो होती है समान रूप से वितरित होती है ना। तो चलिए इसी चीज़ पर आज हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे बच्चों। और आज आप लोग बढ़िया से बैठें और अपने किताब कॉपी को लेकर के बैठे बच्चों, ताकि यहाँ जो भी चीज़ मैं लिखूँ उसे आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, है कि नहीं, और अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि है ना जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है ना उन्हें ये सब सारे टॉपिक्स उसको अच्छी तरह से समझ में आए। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए बिना समय को गवाए हम लोग आज शुरुआत करते हैं बच्चों ऊर्जा का समविभाजन। सबसे पहले मैं इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऊर्जा का समविभाजन किसे कहते हैं। मैं ये बात आप लोगों को मान करके चलता हूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को जितनी भी बातें मैं बताया था उसे अच्छी तरह से समझ लें, है ना। उसके बाद मेरे इस वीडियो पर आएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा ये समझ में आएगा, है ना। आप लोगों को पुराने वीडियो का लिंक जो है बच्चों मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले उस वीडियो को देखें, है ना। इससे पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ, जैसे कि आप लोगों का गैसों का गति सिद्धांत है, उसके बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है। विभिन्न प्रकार के, है ना, गैसों से संबंधित नियमों को मैंने सत्यापन किया है बच्चों। तो उस वीडियो को जाकर के आप लोग देखें, उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूं बच्चों कि ऊर्जा का समविभाजन किसे कहते हैं। तो देखिए मैं एक बार मौखिक रूप से इसको बता देना चाहता हूं, ऑरली रूप से, कि देखिए तापीय साम्य अवस्था में किसी गतिक निकाय का कुल ऊर्जा, समझ में आ गया, किसी तापीय साम्य अवस्था में, मतलब कोई भी सिस्टम हम लेंगे तो सबसे पहले सिस्टम लेंगे तो उसका जो टेम्परेचर होता है बच्चों, सबसे पहले उसका क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए, है ना, साम्य अवस्था में होना चाहिए। ये नहीं कि गैस का एक कंटेनर ले लिए हैं बच्चों, उसमें गैस के किसी एक पार्ट में टेम्परेचर कुछ अलग है, कुछ दूसरे पार्ट में कुछ टेम्परेचर अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे गैस का तापमान जो होना चाहिए वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए, है ना। जैसे कि हम यहाँ पर एक गैस कंटेनर बनाते हैं बच्चों, तो इस गैस कंटेनर में आप लोगों को पूरा का गैस का तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये तापीय साम्यावस्था होती है। तो तापीय साम्यावस्था में किसी भी जो निकाय है, जो सिस्टम जो हम लोग यहाँ पर लिए हैं, है ना, उसकी कुल ऊर्जा का मान जो होती है उसके स्वतंत्रता की कोटि में समान रूप से वितरित होती है। इसे ही हम लोग है ना ऊर्जा का इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, या फिर ऊर्जा का समविभाजन भी कहा जाता है। तो चलिए डिफिनेशन में लिख लेता हूँ, उसे आप लोग नोट कर लेंगे। तो देखिए तापीय साम्यावस्था, तापीय साम्यावस्था में, तापीय साम्यावस्था में कि किसी गतिक निकाय, है ना, किसी डायनेमिकल सिस्टम इसको कहा जाता है, कि किसी गतिक निकाय में, है ना, कुल ऊर्जा, किसी गतिक निकाय में कुल ऊर्जा उसके स्वतंत्रता की कोटियों में, है कि नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम में, उनकी स्वतंत्रता की कोटि में, स्वतंत्रता की कोटि में समान रूप से, समान रूप से वितरित रहती है। स्वतंत्रता की कोटि में समान रूप से वितरित रहती है ना। इसे ऊर्जा का समविभाजन कहा जाता है ना, इसे ऊर्जा का समविभाजन कहते हैं, इसे ऊर्जा का समविभाजन कहते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी डायनेमिकल सिस्टम का कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम तो जरूर होगा, है ना। तो ऊर्जा जो होती है सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में एकदम समान रूप से मतलब डिवाइडेड होती है। समझ में आ गया होगा बच्चों। तो मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए कि प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि से, प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि से, प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि से संबंधित ऊर्जा जो होती है, प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि से संबंधित ऊर्जा
का मान कितना होता है 1/2 kT होता है, जहाँ के आप लोग जान रहे हैं बच्चों, जहाँ के को हम लोग क्या कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, जहाँ के को हम लोग क्या कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है, जिसका वैल्यू कितना होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन होता है। और टी जो है आप लोग जान रहे हैं वो निकाय की ऊर्जा है, सिस्टम का एनर्जी है ना, निकाय की ऊर्जा होती है। तो आप लोग ऊर्जा का संविभाजन समझ में आ गया। इससे पहले आप लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़े होंगे बच्चों। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो आप लोगों को मैंने यहाँ लिखा है कि 1/2 kT जो होता है वो किसी भी निकाय का जो एक अक्ष होता है या एक जो उसका कह सकते हैं कि आप लोग स्वतंत्रता की कोटि से संबंधित ऊर्जा होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एकल परमाणुविक निकाय है कि नहीं, एकल परमाणुविक निकाय, एकल परमाणुविक निकाय है कि नहीं, से संबंधित स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है 3। तो ये क्या है, एक स्वतंत्रता की कोटि से संबंधित ऊर्जा होगी। तो एकल परमाणुविक निकाय का स्वतंत्रता की कोटि तो आपका 3 है, तो कुल ऊर्जा इसकी कितनी हो जाएगी आप लोग बता सकते हैं कि इसकी कुल ऊर्जा जैसे हो जाएगी, कितना हो जाएगा 3/2 kT हो जाएगा, है ना। उसी तरह द्विपरमाणुविक निकाय का, जैसे द्विपरमाणुविक निकाय, जैसे द्विपरमाणुविक निकाय की स्वतंत्रता की कोटि आप लोग जानते हैं 5 होता है, तो इसकी कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो इसकी कुल ऊर्जा हो जाएगी 5/2 kT हो जाएगा, है ना। इसी तरह जो होती है प्रत्येक जो होती है डायनामिकल सिस्टम जो होती है ना, एटॉमिक सिस्टम जो होता है उससे उसकी ऊर्जा को हम लोग है ना स्वतंत्रता की कोटि से हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए आप लोग अब बोलिएगा कि सर कि स्वतंत्रता की कोटि को हम लोग आप ये कैसे लाएं कि 1/2 kT होता कैसे है। तो इसके विषय में हम लोग इसको यहाँ पे प्रूव करके आपको दिखाएंगे कि कैसे आता है ये स्वतंत्रता की कोटि। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका सत्यापन हम लोग यहाँ पे करेंगे, इसको प्रूव करते हैं बच्चों, है कि नहीं, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो मान लेते हैं कि जैसे कि आप लोगों को इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि गैसों के गतिज सिद्धांत से, तो देखिए गैसों के गतिज सिद्धांत से, गैसों के गतिज सिद्धांत नहीं, गैसों के गतिज सिद्धांत से, तो गैसों के गति सिद्धांत से आप लोग जानते हैं कि दाब का जो व्यंजक होता है वो 1/3 रो c² होता है, जहाँ रो जो होता है वो गैस जो पात्र में जो रखा हुआ जो गैस है उसका घनत्व है, और c जो है उसको हम लोग वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं। ये बात आप लोग जानते हैं, जो कि तीनों अक्षों में समान रूप से है, उसका औसत मान होता है। तो यहाँ पर जो रो को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि P = 1/3 m/v हो गया, और ये यहाँ पे लिखेंगे c, जहाँ m क्या है मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ कि जहाँ m जो हो गया वो गैसों का कुल द्रव्यमान है, गैसों का कुल द्रव्यमान है ना, वो गैसों का कुल द्रव्यमान है। और c जहाँ v क्या है पात्र का आयतन है या गैस का आयतन आप कह सकते हैं, तो यहाँ हो गया गैस का आयतन हो गया, है ना, गैस का आयतन। और c को हम लोग क्या कहते हैं वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं, वर्ग माध्य मूल वेग कहा जाता है ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसको हम लोग कहा जाता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार अरेंज कर सकते हैं, यदि v को इधर ले आएंगे तो PV = हो गया 1/3 m, ये कितना हो जाएगा c², ये इक्वेशन हमको यहाँ से मिल गया बच्चों। तो एक बात यहाँ पर और हम लोगों को देखना है कि मान लेते हैं कि माना है कि नहीं, माना जो निकाय हम लोग लिए हैं, जो गैस सिस्टम हम लोग लिए हैं, माना कि निकाय के है कि नहीं, निकाय के प्रत्येक अणु भी हो सकते हैं और परमाणु भी हो सकते हैं। जो हम लोग गैस लिए हैं बच्चों वो गैस क्या हो सकते हैं, आणविक सिस्टम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूलर सिस्टम भी हो सकते हैं, है कि नहीं, आणविक निकाय भी हो सकते हैं और परमाणविक निकाय भी हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर दोनों को मेंशन करते हैं कि गैस निकाय के प्रत्येक अणु या परमाणु का द्रव्यमान, प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान m है, तथा कुल अणु ऑब्लिक परमाणु, कुल ऑब्लिक परमाणु का संख्या कितनी है, अणु या परमाणु की संख्या = n। इसी n को हम लोग एवोगाड्रो की संख्या भी कहा जाता है, एवोगाड्रो की संख्या कहा जाता है। इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, एवोगाड्रो संख्या भी हम लोग इसको कहते हैं।
तो हमने क्या लिखा कि माना निकाय के प्रत्येक अणु ऑब्लिक परमाणु का द्रव्यमान m है और निकाय में कुल अणु ऑब्लिक परमाणु की संख्या n है। तो आप लोग बता सकते हैं कि बड़ी m जो मैंने लिखा है कि पूरे गैस का द्रव्यमान, उसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि छोटी m गुना m हो गया। यह अणु की संख्या, मतलब एक अणु की संख्या को पूरे अणुओं की संख्या से गुना कर दिया जाए, एक अणु के द्रव्यमान को पूरे अणुओं की संख्या से गुना कर दिया जाए तो हमको पूरे गैस का द्रव्यमान हम लोगों को यहाँ पर मिल जाता है ना। अब ये मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए हमको मिलेगा PV इज इक्वल टू 1/3 mn और यहाँ पर हमको मिल गया c²। तो ये इक्वेशन हम लोगों को प्राप्त हुआ बच्चों। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 मान लेते हैं, है ना। अब आदर्श गैस का अवस्था समीकरण आप लोग तो जानते ही होंगे, है ना। आदर्श गैस का अवस्था समीकरण से देखिए, आदर्श गैस के अवस्था समीकरण से, है ना, आदर्श गैस के अवस्था समीकरण से। तो ये समीकरण क्या होता है कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, आप लोग जानते हैं nRT, जहाँ n क्या है, मोल की संख्या होती है, जहाँ n इज इक्वल टू हो गया मोल की संख्या है, मोल की संख्या। तो चलिए इसको भी हम लोग मान लेते हैं कि गैस जो होती है वो 1 मोल है। कितना मोल है, 1 मोल गैस हम लोग लिए। तो यदि 1 मोल यदि गैस लेंगे तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो PV इज इक्वल टू यहाँ हमको मिल गया RT मिल जाएगा, क्योंकि n का मान यहाँ 1 हो गया। तो इस इक्वेशन को हम लोग 2 मान लेते हैं। तो PV का वैल्यू हो गया यहाँ पर RT और यहाँ पर PV इज इक्वल टू कितना है, 1/3 mnc²। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग बराबर लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको मिलेगा 1/3 mn, यहाँ हो गया c² और ये हो गया मेरा RT। जहाँ R के विषय में भी आप लोग जानते होंगे, नहीं जान रहे तो मैं यहाँ एक बार मेंशन कर देता हूँ। जहाँ R को हम लोग क्या कहते हैं, गैस कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग गैस नियतांक कहा जाता है R को, है ना। तो अब इस n का मान, सॉरी यहाँ पर n मेरा कैपिटल N है बच्चों, है कि नहीं। छोटी n को तो हम लोग मोल माने हैं, लेकिन बड़ी n को हम लोग एवोगाद्रो संख्या हम लोग माने हैं। तो इस n को हम लोग नीचे ले आएंगे तो क्या मिलेगा, 1/3 यहाँ पर हो गया mc² इज इक्वल टू R/n और ये हो गया T। जहाँ R/n को हम लोग K कहते हैं, इसी को हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसको हम लोग कहते हैं बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है। R बाई मतलब गैस नियतांक बटे अवोगाद्रो की संख्या बराबर होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसी को नियतांक कहा जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग रख देंगे उसका मान। तो 1/3 हो गया mc² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो K और यहाँ पर मिल गया T। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ गुना करेंगे, किससे, देखिए दोनों तरफ 3/2 से गुना करने पर, दोनों तरफ 3/2 से गुना करने पर, तो गुना हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, 3/2 यहाँ हो गया 1/3 mc² इज इक्वल टू 3/2, यहाँ पर मिल गया KT, ये 3 कट गया तो डेट सिंप्लाइज मिल गया 1/2 mc² इज इक्वल टू 3/2 KT, है ना। तो ये जो इक्वेशन है बच्चों, आप लोग जान रहे हैं इस इक्वेशन के बारे में। तो यहाँ पर 1/2 mc² क्या हो गया, उस निकाय के एक अणु का, है ना, कुल गतिज ऊर्जा हो गया 1/2 mc², क्योंकि m जो होता है एक अणु का द्रव्यमान है, इसीलिए 1/2 mc² क्या हो गया, एक अणु का गतिज ऊर्जा हो गया, या परमाणु की गतिज ऊर्जा, अणु ऑब्लिक परमाणु, है ना, परमाणु का गतिज ऊर्जा हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी हमको उसका मिल गया। तो एक अणु का जो, या परमाणु की जो गतिज ऊर्जा हमको मिली, तो उसका देखिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कितना मिला हमको, देखिए तो 1/2 KT, उसकी कुल ऊर्जा कितनी मिल रही है, 3/2 KT मिल रही है। तो आप लोग जानते हैं कि एक अणु से संबंधित यदि एक अणु, यदि एकल परमाणविक अणु हो गए, एकल परमाणविक निकाय होगा, तो उससे संबंधित स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी, उसके 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 यहाँ पर मिल रहा है। तो एक निकाय से अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक स्वतंत्रता की कोटि, क्योंकि यहाँ पर ये 3 है, क्योंकि c का वैल्यू आप लोग जान रहे हैं, इसको वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं, c² इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² होता है। तो 3 अक्ष यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये 3 अक्ष आपको बता रहे हैं कि इस अणु का स्वतंत्रता की कोटि 3 है। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 संख्या प्राप्त हो रही है। तो ये 3 स्वतंत्रता की कोटि से संबंधित ऊर्जा है। तो एक स्वतंत्रता की कोटि से संबंधित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे एक स्वतंत्रता की कोटि से संबंधित ऊर्जा, एक स्वतंत्रता की कोटि से,
एक स्वतंत्रता की कोटि से संबंधित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, एक स्वतंत्रता की कोटि से संबंधित ऊर्जा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 kT। तो यही चीज़ हमको प्रूव करके आप लोगों को दिखाना था बच्चों। तो ये है स्वतंत्रता की कोटि, जिसको आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो आप लोग अब इसको जो है किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं, जैसे कि एकल परमाणविक निकाय से संबंधित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 3/2 kT हो जाएगी, है ना। द्विपरमाणविक निकाय से संबंधित ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों, है ना, तो ये हो जाएगा 5/2 kT हो जाएगा। उसके बाद त्रिपरमाणविक निकाय से संबंधित जो स्वतंत्रता की कोटि मैंने प्राप्त किया था वो दो विधि में निकाला था कि तीन परमाणु जो होती है एक रैखिक रूप से भी व्यवस्थित हो सकते हैं, एक त्रिभुजाकार पैटर्न में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। तो दोनों ही स्टेट में अलग अलग उसका स्वतंत्रता की कोटि निकलता था। तो आप लोग जो है दोनों ही स्टेट में लगा करके उस, है ना, त्रिपरमाणविक, है ना, गैस निकाय के लिए स्वतंत्रता की कोटि आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, है ना, और साथ ही उसकी ऊर्जा का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता की कोटि से संबंधित ऊर्जा का जो विभाजन किस प्रकार होता है ये मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया बच्चों। इसे अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। यदि समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को बार बार उसको देखें और उसे अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। तो अब हम लोग जो है नया टॉपिक्स हम लोग शुरू करेंगे बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ मतलब माध्य मुक्त पथ जो होती है उसके बारे में अब हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो भी गैस से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है बच्चों। तो चलिए उसको नेक्स्ट पेज में हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग नया टॉपिक्स है जिसको हम लोग कहते हैं माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ, इसको हम लोग कहते हैं मीन फ्री पाथ। इसको हम लोग कहते हैं, है ना, मीन फ्री पाथ। इससे संबंधित जो है हम लोग आज थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे बच्चों, है ना, कि माध्य मुक्त पथ हम लोग किसे कहते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए कि माध्य मुक्त पथ किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं बच्चों कि एक मेरे पास जो है कि गैस कंटेनर है ना, इसमें हम लोग गैस को भर दिए। तो गैस यदि इसके अंदर उपस्थित है तो इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा बच्चों। तो किसी भी ताप पर, है ना, किसी भी टेम्परेचर पर गैस के अणु जो होती है हमेशा गति करते रहते हैं। आप जानते हैं रैंडम मोशन करते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर गति वो करते रहते हैं किसी भी टेम्परेचर पर। तो और जो गैस के अणु का जो वेग होता है ना वो बहुत फास्ट होता है, ये नहीं कि बहुत धीरे 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 गति करते हैं, बहुत हाई स्पीड से वो गति करते हैं, उच्च वेग के साथ वो गति करते हैं। लेकिन फिर भी जो है कि गैस के एक अणु को एक पात्र के एक सतह से, एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक जाने में बहुत समय लग जाता है ना। हमने क्या बोला कि गैस के अणु जो पात्र में रखे हुए हैं वो क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, इधर उधर गति करते हैं, बहुत तेजी के साथ गति करते हैं। लेकिन फिर भी जो है कि गैस के एक अणु को पात्र के एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक जाने में काफ़ी अधिक समय लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में अधिक समय लग जाता है। तो आप लोग कह सकते हैं कि सर इसके अंदर बहुत सारे अणु भरे हुए हैं, तो वो जो गैस जब गति करेगा तो ये अणु जो होती है अन्य अणुओं के साथ क्या होती है, उसका टक्कर होता है। तो टक्कर के वजह से उसकी दिशा बदल जाती है, तो पुनः उसको यहाँ तक आने में काफ़ी अधिक समय लग जाता है। तो ये बात यदि आप सोच रहे हैं तो ये सही है, ऐसा ही होता है गैस के अणु के साथ। तो कहने का मतलब हो गया कि आप लोग मान लेते हैं कि जैसे कि एक अणु पर हम विचार करते हैं, तो एक अणु यदि गति करना शुरू करेंगे तो आगे भी बहुत सारे अणु हैं, तो उससे वो टकराएंगे। तो टकराने की वजह से होती है उसकी दिशा जो होती है बार बार जो होती है, देखिए इस प्रकार जो होती है बदलते जाती है। एक हम लोग तब वो जाकर के यहाँ पर पहुँचता है, काफ़ी अधिक समय उसको लग जाता है इस प्रकार जो है ना, अपना वास्तविक दिशा में आने में बच्चों। तो जिसके वजह से जो होती है उसको काफ़ी अधिक समय लग जाता है। तो आप एक बात समझिए कि अणु यहाँ पर टक्कर हुआ, फिर एक बार अणु से यहाँ पे टक्कर हुआ, एक अणु से यहाँ टक्कर हुआ, एक अणु से यहाँ, तो बार बार टक्कर होने से क्या होती है कि अणु की जो होती है दिशा में परिवर्तित होती है। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक अणु और दूसरे अणु जब दो टक्कर, मतलब एक अणु का जब दो बार टक्कर होता है, एक बार यहाँ टक्कर हुआ, एक बार यहाँ टक्कर हुआ, तो दो क्रमागत टक्कर के बीच में अणु जो होती है हमेशा एक सरल रेखा में गति करती है, एक सीधा पथ पर गति करती है, सरल रेखा में गति करती है। तो जो गति करती है तो ये जो स्वतंत्र गति है ना, यहाँ से यहाँ तक अणु को जाने में किसी प्रकार का कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये जो पथ है, इसी पथ को हम लोग कहते हैं माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। बात समझ में आ गया बच्चों? इसी पथ को हम लोग क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो
एक बात अब बताइए कि क्या जरूरी है कि एक अणु यदि इतनी ही लंबाई की दूरी पर यदि दो अणु से टकराता है तो दूसरी जो अणु से टकराएगी क्या इतनी ही लंबाई के अणु से टकराएगी? तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, हो सकती है कि लंबाई जो होती है अधिक या कम हो सकती है। ये ज़्यादा लंबाई होगा, ये कम लंबाई होगा, फिर ज़्यादा लंबाई होगा, फिर कम लंबाई होगा। तो इस प्रकार जो होती है माध्य मुक्त पथ की लंबाई जो होती है वो हमेशा अलग अलग होती है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि माध्य मुक्त पथ को ज्ञात करने के लिए किसी एक अणु का, है ना, मीन फ्री पाथ को ज्ञात करने के लिए हम लोग एक औसत निकालते हैं, एक औसत का सहारा लेते हैं। उसी औसत को मान लेते हैं कि वो जो एक अणु का माध्य मुक्त पथ है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में आप लोगों को समझा दिया, कुछ इसके बारे में मैंने लिखता हूँ, है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है कि माध्य मुक्त पथ किसको कहते हैं? देखिए किसी भी ताप पर, देखिए किसी भी ताप पर, है कि नहीं, किसी भी ताप पर, है ना, देखिए पात्र में, किसी भी पात्र में, है ना, किसी भी ताप पर पात्र में रखे गैस के अणु, गैस के अणु हमेशा, गैस के अणु हमेशा क्या करते हैं? गति करते हैं, हमेशा गति करते हैं। और गति के दौरान, और गति के दौरान, और गति के दौरान दूसरे अणु से टकराते रहते हैं, गति के दौरान दूसरे अणु से टकराते रहते हैं, है ना, दूसरे अणु से टकराते, गति के दौरान दूसरे अणु से वो क्या करते हैं? टकराते रहते हैं, टक्कर होते रहता है उसके बीच में। टक्कर से क्या होता है? देखिए टक्कर से अणु की, टक्कर से अणु की दिशा बदल जाती है, टक्कर से अणु की दिशा बदल जाती है, टक्कर से अणु की दिशा बदल जाती है। इसका क्या होता है? डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना, टक्कर से उसकी दिशा बदल जाती है। देखिए पात्र में अणु, पात्र में अणु बहुत तीव्र वेग से, या लिख सकते हैं कि तीव्र वेग से गति करते हैं, तीव्र वेग से गति करते हैं, है ना, तीव्र वेग से गति करते हैं, मतलब हाई स्पीड से वो गति करता है, गति करता है। देखिए अब दो टक्कर के बीच, है ना, दो टक्कर के बीच अणु, दो टक्कर के बीच अणु हमेशा सरल रेखा में गति करता है, हमेशा सरल रेखा में गति करता है। दो टक्कर के बीच में अणु हमेशा सरल रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में वो मोशन करता है, सरल रेखा में वो गति करता है। देखिए जो टक्कर का जो दूरी होता है कि नहीं, दो टक्कर के बीच में जो दूरी होता है, बात समझिएगा कि दो टक्कर के बीच, दो टक्कर के बीच, है ना, दो टक्कर के बीच, है ना, बीच का पथ, दो टक्कर के बीच का पथ को ही माध्य मुक्त पथ कहा जाता है, को ही माध्य मुक्त पथ कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। देखिए माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। यह पथ की लंबाई, यह पथ की लंबाई, यह पथ की लंबाई प्रत्येक टक्कर, है ना, यह पथ की लंबाई प्रत्येक टक्कर में अलग अलग होती है, प्रत्येक टक्कर में अलग अलग होती है, प्रत्येक टक्कर में अलग अलग होती है, प्रत्येक टक्कर में अलग अलग होती है कि नहीं। ये लंबाई जो आपको बोले ना, ये लंबाई जो आप देख रहे हैं, दो टक्कर के बीच की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है। तो हमको तो अलग अलग, तो गैस के अनुपात्र में कितनी बार टकराते होंगे? करोड़ों बार, हजारों बार टकराती है। तो सभी लंबाई को ज्ञात करना पॉसिबल तो नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक टक्कर का औसत मान ले लेते हैं, मतलब एक अणु पर विचार करते हैं कि वो एक सतह से दूसरी सतह तक जाने में कितना समय लगाया, और उस लंबाई को हम लोग क्या करते हैं, औसत मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं कि माना एक अणु, हम एक अणु पर विचार कर रहे हैं, सभी अणु पर नहीं विचार कर रहे हैं। एक अणु, है ना, एक अणु के दो क्रमागत टक्कर, एक अणु के दो क्रमागत टक्कर के बीच का पथ, टक्कर के बीच के पथ का लंबाई, टक्कर के बीच का लंबाई क्रमशः कितना कितना है, मान लेते हैं लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है, जैसे कि हम लोग इसको मानेंगे लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 3 है, ये लैम्डा 4 है, डॉट 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 डॉट,
ये लैम्डा n है, इस प्रकार हम लोग मान लेते हैं। तो इसी तरह ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 3 है, डॉट 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 डॉट, ये लैम्डा 4 है। और टक्कर कितनी बार हुआ है, यदि हम लोग यहाँ पे लास्ट में n लिखें तो हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि टक्कर की संख्या n है ना। क्रमशः लैम्डा 1, लैम्डा 2 डॉट 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 लैम्डा n है, तथा टक्कर की संख्या n है, तथा टक्कर की संख्या n है। तो माध्य मुक्त पथ लैम्डा बराबर क्या हो सकता है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस डॉट 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 प्लस लैम्डा n, और नीचे में हो गया बटा n। तो ये हो गया औसत, इसका हम लोग औसत निकाल लेते हैं, है कि नहीं। इसको हम लोग औसत रूप से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक बात हम लोग बताइए बच्चों, क्या ये लैम्डा 1 ज्ञात करना क्या पॉसिबल है? ये लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 ये थ्योरेटिकली ये सही है कि नहीं। सैद्धांतिक रूप से इसको हम लोग जो है हम लोग सही करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या गैस के अंदर जा करके लैम्डा 1 पथ की लंबाई को ज्ञात करना पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है ना। इसको हम लोग इसीलिए कहते हैं ये थ्योरेटिकल जो है ये सही है, लेकिन हम लोग इसको प्रैक्टिकल रूप से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसको हम लोग करेंगे, और लगभग जो है माध्य मुक्त पथ की लंबाई हम लोग अल्टरनेट मेथड से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसी को जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम लोग माध्य मुक्त पथ की लंबाई को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं, देखिए उसकी गणना कैसे की जाती है। सबसे पहले कुछ अवधारणा है, कुछ अवधारणा पर भी हम लोग विचार कर लेंगे। तो सबसे पहला अवधारणा है पहला नंबर में कि जो अणु टकराते हैं, है कि नहीं, जो अणु टक्कर हो रहा है दूसरे अणु के साथ, तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि अणु जो होती है पूर्णतः गोलीय होती है। पूरा कैसा होता है, वो गोल आकृति का होता है, एक फुटबॉल की तरह होती है कि नहीं, एक मतलब ग्लास बॉल की तरह होती है, आप लोग इसको जान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि गैस के अणु जो होते हैं, देखिए गैस के अणु पूर्णतः, है कि नहीं, गैस के अणु पूर्णतः गोलाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं। गैस के अणु पूर्णतः गोलाकार होते हैं, जिसकी त्रिज्या d है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, d है, जिसकी त्रिज्या d है। पहला अवधारणा हो गया। दूसरा अवधारणा होती है कि जब अणुओं के बीच में जब टक्कर होता है तो वो टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। तो गैसों के अणु के बीच, गैसों के अणु के बीच, गैसों के अणु के बीच टक्कर क्या होता है, पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है, पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है, इलास्टिक होता है, पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। तो प्रत्यास्थ होने से एक फ़ायदा हमको होता है कि अणु की ऊर्जा में हानि नहीं होती है, मतलब ऊर्जा उसका लॉस नहीं होता है काइनेटिक एनर्जी के रूप में, है ना, या हीट एनर्जी के रूप में, या फिर साउंड एनर्जी के रूप में, इस प्रकार का ऊर्जा वहाँ पर लॉस नहीं हो पाता, इसीलिए टक्कर जो होती है उसका पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। दूसरी बात है और क्या होती है कि हम पात्र में रखे किसी एक अणु पर विचार करते हैं और ये मान लेते हैं कि अन्य अणु जो होते हैं स्थिर पड़ी हुई है। देखिए पात्र के एक अणु पर, पात्र के एक अणु के गति पर, पात्र के एक अणु के गति पर विचार किया जाता है, कंसीडर करते हैं उसको, एक अणु पर विचार करते हैं, तथा यह मान लेते हैं, तथा यह मान लेते हैं कि सभी अणु स्थिर है ना, अन्य सभी अणु स्थिर है। तो यह मान लेते हैं कि सभी अणु, अन्य सभी अणु, है ना, अन्य सभी अणु क्या है, स्थिर हैं, है ना, स्टैटिक स्टेट में है, स्थिर है। चौथा नंबर का जो कंसिडरेशन है, हम लोग मान लेते हैं कि जो अणु दूसरे अणु से टकराते हैं वो टक्कर कब होगा, जब दो अणुओं के बीच की दूरी, है ना, एक अणु के व्यास के बराबर होती है। देखिए अणुओं का टक्कर या अणु का टक्कर तभी संभव हो पाता है, अणु का टक्कर तभी संभव हो पाता है, अणु का टक्कर तभी संभव हो पाता है, तभी संभव हो पाता है जब, है ना, दो अणु के बीच की दूरी, सॉरी यहाँ पे लिख दिए, दो अणु के बीच की दूरी, दो अणु के बीच की दूरी उसके व्यास के बराबर हो, है कि नहीं, उसके व्यास के बराबर हो, उसके व्यास के बराबर हो। तो ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसको बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक अणु है, तो इस अणु का व्यास कितना है बच्चों,
इस अणु का व्यास तो d है। तो दो अणु जब टक्कर होगा बच्चों, तो दोनों अणुओं के जो केंद्र होगा उसके बीच की दूरी भी d होनी चाहिए। अब मान लेते हैं कि देखिए ये एक अणु है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी d/2, ये भी अणु है, इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी d/2। तो दोनों अणुओं के केंद्र की दूरी कितनी होगी d/2 प्लस d/2 इज इक्वल टू कितना हो गया d। तो ये बात होनी चाहिए कि दो अणु टक्कर कभी कब होगा, जब दो अणुओं के, है ना, दोनों अणुओं के केंद्र की दूरी कितनी होनी चाहिए, एक अणु के व्यास के बराबर होनी चाहिए। मतलब जब दोनों आपस में सटेंगे, दो अणु जब आपस में सटेगा तो दोनों अणुओं के केंद्र की दूरी d के बराबर हो जाएगी, जो कि एक अणु का व्यास है। तो टक्कर कब होगा, जब दोनों के बीच में स्पर्श होगा। इसका मतलब, यही कहने का मतलब है कि जब दो अणु आपस में आप सटते हैं तभी दोनों के बीच में टक्कर होता है। ये नहीं कि दो अणु जब एक दूसरे से अलग भी रहें तो भी टक्कर होगा, ऐसा कोई अवधारणा यहाँ पर नहीं है। सटने के बाद ही उसमें टक्कर होगा, बिना सटे टक्कर नहीं हो सकता है। चौथा नंबर का कॉन्सेप्ट यही होता है। तो यहाँ पर एक बात आप याद रखेंगे कि मान लेते हैं कि हम तीन अणु पर विचार करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर तीन अणु है मेरे पास, एक अणु ये है और इसी से दूसरा अणु भी टक्कर खाया है और तीसरा अणु भी यहाँ पर इस तरह का टक्कर खाया है। ये तीनों अणु का ये केंद्र है। पहले वाले अणु को हम लोग A कह लेते हैं, उसके बाद इसको B कह देते हैं, इसको हम लोग C कहेंगे। तो इस प्रकार हम लोग कहेंगे कि अणु A B और C से टक्कर हुआ। कब टक्कर हुआ, जब देखिए दोनों अणुओं के बीच की दूरी D के बराबर है, ये दोनों अणुओं के बीच की दूरी भी D के बराबर है। तो ये अणु जो होती है आगे की ओर बढ़ेंगे, इस प्रकार आगे की ओर बढ़ेंगे तो एक बेलन का निर्माण करेंगे। तो आप लोग अब कह सकते हैं कि ये सभी अणु कब टकराएंगे, इस बेलन में उपस्थित जितने भी अणु होंगे सबसे टक्कर हो सकता है, क्योंकि इस बेलन में उपस्थित जितने भी अणु होंगे सभी अणुओं के केंद्रों की दूरी एक अणु के व्यास के बराबर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आप लोग कह सकते हैं देखिए d के बराबर होगा, है ना। ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक देखिए कितनी होगी। अब ये अणु यदि आगे की ओर बढ़ेगा, ये d हो गया, ये भी d हो गया, इसका मतलब है कि कुल लंबाई कितनी होगी 2d के बराबर हो गया। अब अणु बढ़ेंगे, यहाँ पर भी अणु होगा, यहाँ पर भी अणु होगा, तो केंद्र वाले अणु से टक्कर तो निश्चित है। तो कहीं भी यहाँ पात्र में मौजूद कहीं भी अणु हो तो इस तीनों अणु से उसका टक्कर पॉसिबल हो सकता है इस सिलेंडर के अंदर। क्लियर हो गया ये बात। तो अब हम लोगों को मान लेते हैं यहाँ पर देखिए कि माना, यहाँ पर देखिए माना कि माना अणु A अणु B, है ना, अणु B तथा C से, अणु B तथा C से टकराता है, अणु B तथा C से टकराता है, अणु B और C से टकराता है बच्चों। ये बात क्लियर हो गया। अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक कि किसकी लंबाई को हम लोग L मान लेते हैं कि माना कि अणु जो होती है ना, पात्र के एक सतह से दूसरे सतह तक गया तो उसकी लंबाई कुल कितनी होगी, L है, मतलब उसकी सतह की लंबाई L है। तो अब इसके अंदर अणु, अब देखिए माना कि अणु L लंबाई, है ना, L लंबाई तय करता है, L लंबाई तय करता है, L लंबाई तय करता है तथा L लंबाई के निर्मित बेलन के अंदर, L लंबाई के निर्मित बेलन के अंदर अणु A B तथा C, है ना, के अंदर अणु A B तथा C सभी अणु से टकराना संभव है ना, सभी अणु से टकराना संभव है, पॉसिबल है, टकरा सकता है कि नहीं, इससे टकरा सकता है, क्योंकि इसके बाहर नहीं टकरा सकता, क्योंकि इसके बाहर जो होती है d दूरी से ज़्यादा दूरी हो जाती है कि नहीं। आप लोग देख सकते हैं ये दूरी, ये अणु इसके बाहर अणु से नहीं टकराएगा, क्योंकि इन दोनों के केंद्रों की दूरी d से ज़्यादा हो जाती है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो उसे बाहर के अणु से टकरा सकता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी अणु से वो टकरा सकता है, क्योंकि इसके अंदर यदि अणु होगा तो उसके दो अणु के केंद्रों की दूरी d के बराबर ही होगी, इसीलिए वो पॉसिबल रूप से इसमें कॉलिजन हो सकता है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि इस जो बेलन निर्मित हुआ, इस बेलन का आयतन कितना होगा। तो निर्मित बेलन का आयतन कितना होगा, यहाँ देखिए निर्मित बेलन का आयतन कितना होगा। तो निर्मित बेलन का आयतन आप लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आप लोग जानते हैं कि 2d है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या d के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर d, बेलन का आयतन यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर h होता है, तो हम लोग इस त्रिज्या को माने पाई आर स्क्वायर
सॉरी, यहाँ पर मैं फार्मूला को गलती लिख दिया हूँ बच्चों, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आर, इसका आर कितना है डी स्क्वायर और इसकी लंबाई है एल, तो ये हो गया पाई डी स्क्वायर एल इसका आयतन होगा। अब हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं बच्चों कि इस पात्र के अंदर कितने अणु होते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि देखिए प्रति एकांक आयतन में, माना कि प्रति एकांक आयतन में अणु की संख्या n है। प्रति एकांक आयतन में अणु की संख्या n है। प्रति एकांक आयतन में अणु की संख्या इज इक्वल टू n है। तो बेलन के अंदर कुल अणु की संख्या कितनी हो जाएगी? तो बेलन के अंदर अणु की संख्या कितनी हो जाएगी? तो बेलन के अंदर अणु की संख्या, तो हम लोग ये प्रति एकांक आयतन में अणु की संख्या n है और बेलन का आयतन पाई डी स्क्वायर एल है, तो अणु की संख्या कितनी हो जाएगी? आयतन से इसको गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर एल इंटू एन, ये कुल अणु की संख्या हो गई बच्चों, आप लोग जानते हैं। तो अब यहाँ पर बात को समझिए, तो माध्य मुक्त पथ बराबर जो एक फार्मूला हम लोगों को निकालने के आता है वो क्या होती है कि इसकी कुल लंबाई है कि नहीं, कुल लंबाई मतलब इस बेलन के अंदर जो होती है कि अणु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई, इतनी लंबाई बटे अणुओं की संख्या, मतलब इसी लंबाई पे ना अणु टक्कर होंगे बार बार। एल लंबाई कितनों टक्कर होगा, तो सभी टक्करों को यदि हम लोग जोड़ देंगे तो लंबाई मेरा एल के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि अणुओं के द्वारा एक सतह से दूसरी सतह के बीच तय की गई कुल दूरी बटे अणुओं की संख्या, आप लोग जैसे कि औसत के रूप में भी यहाँ पर देखे थे। तो यहाँ पर कुल लंबाई का योग है बच्चों, ऊपर में आप लोग क्या देखे थे कि ये जो था कुल लंबाई का योग और बटे यहाँ पर क्या होता है कुल अणुओं की संख्या भी कह सकते हैं या टक्करों की संख्या भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए लैम्डा माध्य मुक्त पथ, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि माध्य मुक्त पथ इज इक्वल टू होता है कि कुल लंबाई बटे कुल अणु की संख्या, कुल अणु की संख्या। तो कुल लंबाई कितनी है? एल है, और कुल अणु की संख्या मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, तो पाई डी स्क्वायर एल इंटू एन, तो एल एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया? 1/पाई, ये हो गया डी स्क्वायर एन। तो लैम्डा का जो इक्वेशन आ गया मेरे पास वो ये आ गया 1/पाई डी स्क्वायर एन। यही जो इक्वेशन जो है बच्चों उससे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं माध्य मुक्त पथ, औसतन रूप से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। ये लगभग इक्वल सही होता है, मतलब सही है। जैसे पाई डी, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पाई का मान हम लोग बैठा देंगे, यहाँ पर डी क्या है? अणु का व्यास है, और एन क्या है? अणु की प्रति एकांक आयतन में अणु की संख्या है। तो इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, एक से भाग दे करके हम लोग जितनी भी संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगा? अणु का माध्य मुक्त पथ होगा। लेकिन इसमें एक करेक्शन का जरूरत पड़ता है बच्चों, करेक्शन का यहाँ पर जरूरत पड़ता है, इसको सही नहीं है। ये हमने आपको पहले भी कहा, ये आंशिक रूप से सही होता है, क्योंकि अवधारणा में ही हम लोगों ने मान लिया था बच्चों, क्या मान लिया था कि गैस के है ना कि सभी अणु एक अणु गति करते हैं और अन्य सभी अणु क्या है? स्थिर हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? वास्तव में ऐसा नहीं होता है ना। हम लोग जानते हैं कि पात्र के अंदर जितने भी अणु होते हैं सभी अणु गति करते हैं। तो इसी को करेक्शन करने के लिए इसमें एक फैक्टर से गुना कर दिया जाता है। तो वो फैक्टर क्या है? √2 से, है कि नहीं। ये √2 कहाँ से आता है इसके विषय में आपको आगे क्लास में जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब आपका ये गति के बारे में, ब्राउनियन मोशन के बारे में जब सिद्धांत दिया था बच्चों, उसी समय आप लोगों को ये बात पता चलेगा कि ये √2 फैक्टर कहाँ से आता है ना। तो वहाँ पर माध्य मुक्त सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ता है, उसके बाद हम लोगों को लैम्डा का मान निकालना पड़ता है। तो ये √2 फैक्टर से यदि हम लोग इसको गुना कर देंगे तो आंशिक रूप से ये जो हम लोग गलत अवधारणा माने थे कि एक अणु गति कर रहा है बाकी सभी अणु स्थिर है, तो ये संभवतः जो होती है दूर हो जाती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर फैक्टर √2 से गुना कर देते हैं। तो इसको हम लोग √2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पाई, है ना, डी स्क्वायर एन। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम लोग लगभग सही एग्जैक्ट रूप से हम लोग नहीं कह सकते हैं कि हकीकत रूप से इतना ही माध्य मुक्त पथ होता है, एग्जैक्ट रूप से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। लगभग रूप से हम लोग माध्य मुक्त पथ का औसत मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।
बात समझ में आ गया। माध्य मुक्त पथ जो होता है एक तो अपने वो औसत वैल्यू है, तो यही एक औसत मान माध्य मुक्त पथ का हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप लोग किसी भी गैस का माध्य मुक्त पथ ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो ये लेसन जो है आज मेरा बच्चों यहाँ पर ही समाप्त होता है, जिसको हम लोग गैसों के गति सिद्धांत कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट डे जो है मैं एक नए टॉपिक्स के साथ आप लोगों के साथ रहूँगा बच्चों, जिसका नाम है धन ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर को मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ बच्चों। उसको आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि हीट एंड टेम्परेचर में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि आखिर ऊष्मा क्या है, ताप क्या है, इसका है ना बिहेवियर कैसा होता है, कि कैसे पहचान करेंगे कि कौन ऊष्मा है, कैसे पहचान करेंगे कि कौन टेम्परेचर होता है ना। उसके बाद इसको मापते किससे हैं, ऊष्मा को किससे मापते हैं, टेम्परेचर को किससे मापते हैं, इसका स्केल क्या होता है। तो इन सभी बातों पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ चर्चा करूँगा बच्चों। तो आप लोग मेरे वीडियो को लगातार रूप से देखते रहे बच्चों, और मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों। मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों को वीडियो देता हूं बच्चों, और अच्छी अच्छी कंसेप्ट आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करता हूं। फिर भी मैं देखता हूं कि बच्चे जो हैं मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों कि कम से कम मेरे चैनल पर यदि आए हैं तो आप लोग उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों। तो इसी के साथ मैं आज वीडियो को समाप्त करता हूं। नए टॉपिक्स के साथ नए दिन में एक उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए बच्चों मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।